नमस्कार, ये है 5 की बात। मैं हूं नगमा। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, ये मसला अदालत में है और इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी। आयोग की सर्वे रिपोर्ट पर अदालत ने दोनों पक्षों से आपत्ति मांगी है, यानी कि जो सर्वे रिपोर्ट दर्ज की गई है उस पर दोनों पक्षों को क्या आपत्ति है, इसके लिए उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। लेकिन इधर दिल्ली की साकेत कोर्ट में कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार मामला आया है और इस पर भी याचिका जो दायर की गई उसकी सुनवाई पूरी हो गई है। याचिका प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के नाम से दायर की गई है, क्योंकि दावा है कि सबसे पहले वहां पर जैन मंदिर ही था। साकेत कोर्ट 9 जून को सुनाएगा इस पर फैसला। एएसआई ने यह कहा है कि कुतुब मीनार जो है वो स्मारक है, कोई पूजा स्थल नहीं है। इसका स्वरूप 800 साल पहले ही बदला था। एएसआई ने कोर्ट को बताया है कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। एएसआई ने कहा कि इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि लोहे का पिलर और मंदिर के अवशेष वहां पहले से मौजूद थे या फिर कहीं बाहर से लाए गए थे। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुतुब मीनार कभी भी पूजा का स्थान नहीं था। कुतुब मीनार परिसर में मंदिर का जीर्णोद्धार कराने की जो मांग है, एएसआई ने उसका विरोध किया है। उसने कहा है कि 1914 से कुतुब मीनार की एक ऐतिहासिक इमारत के रूप में सुरक्षा की जा रही है और इसके स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। तो ये जो पूरा मामला है वो है क्या, ये देखिए कि याचिका में ये दावा है कि कुतुब मीनार जो है, कुतुब परिसर, वहां पे हिंदू और जैन मंदिर थे जिन्हें तोड़कर मस्जिद बनाई गई, यानी कि जो वहां पे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। विवाद तब शुरू हुआ जब एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने दावा किया कि इसे हिंदू राजा विक्रमादित्य ने बनवाया और उनका यह भी कहना था ये एक सन टावर था। उन्होंने ये भी दावा किया था कि परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां पाई गई हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को 27 जैन मंदिर तोड़कर बनाया गया था। तो ये सब तथ्य हैं, इनमें से कई बात जो है वो सिर्फ दावे हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। जैसे कि एएसआई कह रही है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि क्या वहां पर जो अवशेष दिख रहे हैं वो वहीं पर थे पहले से या बाद में कहीं से लाए गए। जो भी मामला हो, सवाल यह है कि ज्ञानवापी हो या फिर कुतुब मीनार हो, अगर ऐतिहासिक या पुरातत्व संबंधी सबूत मिलते हैं तो भी क्या मस्जिद को अब मंदिर में बदला जा सकता है या फिर कुतुब जैसी ऐतिहासिक धरोहर के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है या वहां पर पूजा की इजाजत दी जा सकती है। तो ये तमाम बातें हैं। सबसे पहले सुनते हैं कि जो पिटिशनर हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, उनके वकील का इस पर क्या कहना है। आज एक ऐतिहासिक दिन है जबकि उस अपील पर जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई थी, उसके विषय में सुनवाई होनी थी और हुई। मुख्य मुद्दा यह था कि मंदिर तोड़कर तथाकथित जो ढांचा मस्जिद का खड़ा किया गया, वहां पर 800 साल बाद हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया जाए। इस विषय में जो लोअर कोर्ट ने आदेश दिया था वो कोर्ट के सामने बताया गया कि वो आदेश अवैध है, क्योंकि उसमें सारी बातें कोर्ट ने कंसीडर नहीं की है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ वकील। हमारे साथ हैं महमूद प्राचा, सुप्रीम कोर्ट के वकील, और आशुतोष श्रीवास्तव, सुप्रीम कोर्ट के वकील। अब आशुतोष, जो एएसआई ने इस बात में विरोध किया है उस पर आपका क्या कहना है कि ये कोई ऐसा प्रमाण नहीं कि यहाँ पर पूजा स्थल कभी भी रहा? 800 साल से तो यही इसी तरह से इसका जो स्मारक है और इसको अब तो बहुत लंबे समय से इसी रूप में स्ट्रक्चर को सुरक्षित रखा गया है। एक ऐतिहासिक धरोहर है और इस यहाँ पर पूजा की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। देखिए, मैं पहले दो बातों को समझा देना चाहता हूँ। एक है ज्ञानवापी मामला और ये जो अभी कुतुब मीनार का इशू आया है। तो देखिए, जो ज्ञानवापी का जो पहले मामला है उसमें जो ये कहा जा रहा है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें जो सेक्शन 4 के अंदर जो है प्रोहिबिशन है कि 15 अगस्त 1947 को जो भी स्थिति थी, चाहे कोई भी जगह मंदिर हो, मस्जिद हो या कुछ और हो, उसका जो स्टेटस है वो चेंज नहीं होगा और उसको लेकर के कोई पिटीशन फाइल नहीं होगा। और उसी सेक्शन 4 में सब सेक्शन 3 में कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एग्जाम। दूसरी बात जो है जी, हेलो,
जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी जी जी। दूसरी बात जो मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि अगर हम उस पिटीशन को देखें, जो ज्ञानवापी का जो पिटीशन है, तो उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि जो मस्जिद है उसको मंदिर बना दिया जाए या ऐसी कोई बात। वहां जो 5 लेडीज जिन्होंने ये पिटीशन फाइल किया, उनका ये कहना है कि जो वहां जो डाइटीज हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल हैं पुराने काफी सालों से, जो साल में उनको एक दिन के लिए परमिशन दिया जाता है, उसके जगह उनको सालों भर के लिए परमिशन दिया जाए। तो यहाँ पे कोई भी जो कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर उस जगह का, उसको चेंज करने की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है पूरे पिटीशन में। कैरेक्टर क्या बदलाव, आशुतोष जी, क्या हम ज्ञानवापी पर ही पहले बात कर लेते हैं। रिलीजियस कैरेक्टर क्या बदलेगा? नहीं, क्योंकि इसलिए शायद तय किया गया होगा कि उनको इजाजत तो मिलती है, लेकिन इजाजत एक सीमित समय में मिलती है ताकि जो वहां पे मस्जिद है वहां पे भी नमाज होती रहे। तो आपको नहीं लगता कि अगर इसको खोला जाता है या इसमें इस तरह के बदलाव होते हैं तो छेड़छाड़ होगी उसके साथ? देखिए, वो तो डाइटीज ऑलरेडी जो है मौजूद हैं, तभी तो वो साल में एक बार भी अगर पूजा हो रहा है तो कोई तो चीज एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो पूजा हो रहा है ना। बिल्कुल तभी तो बिल्कुल किया बिल्कुल हुआ है। पर आपका ये भी कहना है कि जो 1991 का एक्ट है वो इस पे लागू नहीं होता है? नहीं होता, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि क्योंकि अभी देखिए मेंटेनेबिलिटी को चेक करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोला है कि आप ऑर्डर 7 रूल 11 जो सिविल प्रोसीजर कोड है उस हिसाब से पहले चेक कीजिए कि ये मेंटेनेबल पिटीशन है या नहीं है। तो अगर उस चीज को हम उस बात को लेकर के चले तो कहीं पर भी इसके रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज करने की बात हो ही नहीं रही है। ये सिर्फ वहां पे जो है दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, जो ऑलरेडी साल में एक बार करते हैं, उसके लिए बात चल रही है और उसमें उनको एक्सेस मिलना चाहिए। और एक्सेस मिलने के लिए जो पर्टिकुलर रास्ता है, जो पर्टिकुलर जगह है। जी आशुतोष, आपने जो 1991 एक्ट ज्ञानवापी मामले में बात की कि इसमें लागू होता है या नहीं, मैं महमूद प्राचा आपसे इसी सवाल को आपके ऊपर लाना चाहती हूँ। आशुतोष का कहना है कि आज की तारीख में एक मिनट आशुतोष का ये कहना है कि आज की तारीख में ये कानून है, इस पे शक नहीं, लेकिन ये फैसला अदालत करेगी कि इस मामले में कानून में दी गई छूट जो है, एग्जेम्पशन जो है, वो यहाँ पर लागू होती है या नहीं होती है। ये भी जो है कंटेस्टेड है। तो महमूद प्राचा, ऐसे में जो दूसरी तरफ से 1991 के एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, वो आपको क्या लग रहा है? ये सही नहीं है, ये इस पर लागू नहीं होगा? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। किसी भी तरह का जो एक्सेप्ट है कि अगर कोई केस पेंडिंग नहीं था, लेकिन ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये शुरुआत ही झूठ बोलने से करते हैं और अपने झूठ को इस हद तक फैला लेते हैं कि अब आप जैसी सीनियर पत्रकार को भी ये बोलना पड़ा कि अगर ऐसा कुछ है भी, आपने शुरू में ही अपने ओपनिंग सेंटेंसेस में बोला, तो भी क्या अब इतने सालों बाद उसे चेंज किया जा सकता है? तो यही इनकी विक्ट्री है। ये झूठ इतनी बार बोल देते हैं कि आदमी को, किसी भी समझदार आदमी को ये बोलना पड़ता है कि अगर ऐसी बात है भी तो ये गलत है। तो जहां तक ज्ञानवापी की सवाल, ज्ञानवापी में वहां पे देवी देवता हैं, इस बात से आप इनकार कर रहे हैं महमूद प्राचा? मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, ये सरासर झूठ है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, बहुत सारी मस्जिदों में और दरगाहों में, हिंदू धर्म की नहीं, हर प्रकार के धर्म के लोग आते हैं अपनी मन्नत मांगने। तो उससे क्या उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज हो जाएगा? वो मस्जिद में आते हैं, दरगाहों में मांगने आते हैं साल में एक बार, तो लेकिन वो मस्जिद है, दरगाह ही रहती है। तो इस प्रकार का, और उसी तरीके से जो एक ऑनरेबल मेंबर ऑफ द बार थे, जिन्होंने जाके झूठ बोल के पूरे देश में फैला दिया कि वहां शिवलिंग मिल गया, अब उसको बाकी सब लोग मानने के लिए मजबूर हो गए। यही इनका तरीका है और ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कहा जा रहा था महमूद प्राचा कि यहाँ पे पहले हो सकता है कि हो मंदिर, अब इसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि समतल जमीन पे मस्जिद बनी हो, और जहां तक शिवलिंग की बात है उसकी सच्चाई अभी पता नहीं है। जो लॉजिक दिया जा रहा है नगमा साहिबा, जो लॉजिक दिया जा रहा है उसी लॉजिक से मैं बता रहा हूँ। किसी जगह जो डिस्प्यूटेड हो, मस्जिद बन ही नहीं सकती। उस समय क्या बादशाहों को जमीन की कमी थी जो डिस्प्यूटेड जगह पे बनाएंगे? पूरा देश ही उनका। ज्ञानवापी क्यों पड़ा फिर महमूद प्राचा? क्योंकि ये भी बहुत लोग सवाल उठाते हैं। ज्ञानवापी का क्या उस वक्त संस्कृत, क्या मजहब इस्लाम क्या अरबी से बंधा हुआ है? अलग अलग देशों में अलग अलग जबान में अलग अलग मस्जिदों के और दरगाहों के। मैं अब ये पूछना चाहती हूँ आप दोनों से कि इसमें 26 मई को अगली सुनवाई, हम ज्ञानवापी पर अगर बात करें, पहले फिर कुतुब मीनार पे आऊंगी क्योंकि ये मसला भी अब नया खड़ा हो गया है, पर 26 मई को सुनवाई है। आयोग ने सर्वे की रिपोर्ट पे अदालत से दोनों पक्षों से आपत्ति मांगी है। महमूद प्राचा, अगर आप देखें जो सर्वे की रिपोर्ट, उस पर आपको क्या आपत्ति लगती है?
सर्वे की रिपोर्ट सरासर झूठ है और एक वकील साहब जो कि उसके चेयरमैन थे, जिन्हें हटाया गया, उन्होंने एक झूठ बोल के प्रेस में लीक कर दी। और फिर जो आपकी जो ये कंटेम्प्रेरी मीडिया है, जो जिसे मैं क्रिमिनल मीडिया कहता हूं, उसने एक माहौल बना दिया एंड फिर जजेस पे भी दबाव आ जाता है। ये है इसका मोडस ऑपरेंडी। यही बाबरी मस्जिद के लिए इस्तेमाल हुआ और यही सब जगह इस्तेमाल होगा। 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है जो इन्होंने बना रखी है, उसके बाद बाकी मस्जिदों का भी नंबर आएगा। ठीक है इनकी किसी भी बात आशुतोष, सर्वे की रिपोर्ट पे आपके दोनों तरफ से आपत्ति मांगी गई है। महमूद राचा कह रहे हैं कि सरासर गलत है, आपका क्या कहना है? रिपोर्ट पे कह रहे हैं वो कि झूठ बोला गया है। देखिए, यहाँ पे अगर महमूद जी खुद ही जज बन जाएंगे तो फिर तो पूरे जुडिशियल सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना। ये तो कोर्ट तय करेगी कि वो सही है या गलत है। दोनों पार्टी को ऑब्जेक्शंस फाइल करने का पूरा मौका दिया गया है सर्वे की रिपोर्ट में आपकी तरफ से। मुझे नहीं लगता। देखिए, कुछ चीज जो सिर्फ लीक होने की जो बात आई थी उसके अंदर, उसके लिए ऑलरेडी कोर्ट ने एक्शन लिया और एक पर्सन को उसमें से जो है रिमूव कर दिया गया, जो हेड कर रहे थे पहले। हेलो जी आपकी आवाज आ रही है। तो हाँ। मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शनेबल उसके अंदर कोई ऐसी बात है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है, दोनों पार्टी को मौका दिया गया है, उसके बावजूद भी दोनों पार्टीज को राइट है कि वो ऊपर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जब पहले वीडियोग्राफी और सर्वे का जब ऑर्डर हुआ था तो भी इसको चैलेंज किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट को बिल्कुल अपील में कोई ऐसा लगा नहीं कि कोई सब्सटेंस है, तो उसने रिजेक्ट कर दिया। नया मामला खड़ा हो गया आशुतोष जी कुतुब मीनार का, उसमें एएसआई ने साफ कहा है कि पूजा यहाँ पर कभी हुई नहीं। आप उसको देखिए, वो एक ऐतिहासिक धरोहर है और उसको वहां पे क्या पूजा की मांग करना, इसको आप कैसे, या एएसआई ने जो दलील दी है और इस याचिका का विरोध किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो मामला है वो अलग है ज्ञान वापी के हिसाब से। देखिए, इसमें एक और एक्ट है जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 है। उसमें एक सेक्शन 4 है और सेक्शन 4 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कोई मॉन्यूमेंट हो कंट्री में जिसको कि गवर्नमेंट उसको या तो नेशनल इंपॉर्टेंस बना देती है या प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में अगर शामिल करती है, तो उसके लिए वो एक नोटिफिकेशन जारी करती है। और नोटिफिकेशन में 2 महीने का टाइम दिया जाता है सारे पक्षों को कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो इस नोटिफिकेशन को फाइनल कर दिया जाता है और वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर में जो है आ जाता है। अब इस केस में ये देखना होगा कि ये सारे प्रोसीजर्स को उस टाइम फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। अगर उसमें कोई लॉ का फ्लॉ रह गया है या उसको पूरी तरह से संरक्षित, जो आप बता रही हैं, जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के साथ इसको कोर्ट में ले जाना एक ऐतिहासिक धरोहर है, भारत की पहचान है। महमूद राचा, आपको क्या लगता है, कानून के इसमें परतें उखाड़ना, इसका क्या आपको लग रहा है कि जरूरी है अब करना? मनुस्मृति को लागू करने के लिए भारत के संविधान की हर एक धारा की धज्जियां उड़ाना जरूरी है। वो यही काम कर रहे हैं। आप इनसे बहस करे जाइए, ये अच्छे बातें करके, मीठी बातें करके, अच्छी बातें करते रहेंगे। खुद ही बोल रहे हैं कि उस टाइम, अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने 1920 में जो डिसाइड कर लिया वो ठीक से हुआ था या नहीं हुआ था। जब तक इनके मन की बात पूरी नहीं हो जाएगी, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी तरीका ठीक होगा ही नहीं। जब तक वो मंदिर डिक्लेयर नहीं हो जाएगा, ये किसी भी फैसले को नहीं मानेंगे। तो अब बाबरी सवाल मस्जिद ये के है कि पहले भी ये लोग बोलते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट परतें उधेड़ेंगे और इबादत की जगह पर सियासत कब तक जारी रहेगी? और ये तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इस तरह की ऐतिहासिक धरोहरों को क्या कोर्ट में इस मामले को ले जाना, इससे क्या हासिल होता है? धन्यवाद आप दोनों का। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की लिस्ट में शामिल करुणा नंदी। टाइम मैगजीन ने 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं और साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, मिशेल ओबामा, एप्पल के सीईओ टिम कुक, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज भी शामिल हैं और भारत के उद्योगपति गौतम अडानी को भी लिस्ट में जगह मिली है लीडर्स कैटेगरी में। इसके अलावा कश्मीरी एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज और सुप्रीम कोर्ट की वकील करुणा नंदी का नाम इसमें शामिल है। करुणा नंदी वकील होने के साथ साथ एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली वकील और एक्टिविस्ट। 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद बने बलात्कार विरोधी बिल में उन्होंने बड़ा काम किया है। 2020 में फोर्ब्स मैगजीन ने करुणा को सेल्फ मेड वुमन 2020 सूची में नॉमिनेट किया था और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं करुणा नंदी।
करुणा, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मुबारक हो आपको। आप टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हैं। आपको आपका जो रिकग्निशन है और आपके बारे में जो लिखा हुआ है उसमें ये साफ है कि वकील होने के नाते के अलावा आप एक एक्टिविस्ट के तौर पे आपने बहुत अहम मुद्दों को उठाया है। आपके दिल के करीब क्या रहा? मैरिटल रेप में आपने बहुत काम किया है और 2012 के बाद जो बलात्कार कानून जो बना उसमें भी। हमारा नजरिया ये, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नजरिया ये है नगमा कि कोई भी वकील हो, कोई भी नागरिक हो, उसको संविधान के उसूलों को आगे बढ़ाना उनकी ड्यूटी है, कि सबकी ड्यूटी है। लेकिन वकीलों की ये जो जिम्मेदारी है वो कहीं ज्यादा है। और इस तरह से मतलब एक्टिविस्ट नहीं कह सकते हमें, मुझे तो लगता है कि हर वकील की जिम्मेदारी है। तो जिन्होंने लिखा है मेरे ख्याल से उनकी सोच होगी, लेकिन मुझे लगता है कि वकील होने के नाते और संवैधानिक वकील होने के नाते ये तो हमारी रोज की जिम्मेदारी है जी। और ये जो रिकग्निशन जो मिली है, ये वो जिम्मेदारी बढ़ाती है, क्योंकि जब आपकी क्षमता बढ़ती है कोई चीज करने, किसी चीज के लिए, और तो फिर आप उस क्षमता को सिर्फ एक जगह रख नहीं सकते, उसको बस मतलब एंजॉय नहीं कर सकते, उसको सिर्फ लोग आपको मुबारक देते हैं, वो अच्छा तो लगता है, लेकिन जो इतना प्यारा है, बहुत ही अच्छा लगा है, लेकिन वो अपने पास नहीं रख सकते। वो आगे ले जाना और आगे इन्हीं उसूलों के लिए काम करना जो आज हमारा देश बहुत मुश्किल में है, और इन उसूलों को आगे बढ़ाना और काम करना और लोगों के साथ जुड़ना, ये बहुत ही जरूरी है। आपने कहा कि इस समय मुश्किल दौर है देश के लिए, तो क्या वो उसूल हैं जिन्हें लेकर आप आगे बढ़ रही हैं और किस तरह की मुश्किल देख रही हैं आप इस समय? क्या चुनौतियां हैं? जैसे कोविड के दौरान बहुत ही लोगों का देहांत हुआ, बहुत लोग इस लेवल की बीमारी में पड़े कि कोई उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे लोग, एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत सारे लोग एक केस में जुड़े थे, हमारा एक छोटा ही रोल था उसमें, लेकिन हमारा रोल हमने पूरी तरह से निभाया। और हमारे रोल में हमने ये जो टेली हेल्थ मेडिसिन है उसको गवर्नमेंट पोर्टल्स के साथ कनेक्ट करवाया, और उसमें अभी किसी ने मैसेज भेजा कि उसमें 6000 लोगों की हेल्प हुई। अब दिक्कत ये है कि इसके बारे में बात नहीं की जा रही। WHO की आंकड़ों के बारे में डिबेट हो रहा है कि आंकड़े सही हैं, आंकड़े नहीं हैं। अब हमें तो मालूम है, हमारी फैमिली में या तो हमारे जान पहचान में या तो हमें खुद किस दौर से गुजरना पड़ा और देश को किस दौर से गुजरना पड़ा। तो सबको इस मामले में जुड़ने में बहुत जरूरी है, जुड़ना बहुत जरूरी है कि आप सबकी हेल्थ के लिए सपोर्ट दें गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट्स को, या दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं काम कर पा रहे हैं अपना। और ये जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही खराब है फिलहाल, और उसमें इस मामले में राइट्स जो लोगों के अधिकार हैं वो पीछे हट रहे हैं। जो लोग खा रहे हैं रोज, वो मतलब कुछ लोग नमक और रोटी और प्याज खाकर सो रहे हैं, तो ये भी तो उनके राइट्स का उल्लंघन है। तो इस सिचुएशन में तो सबको जुड़ के ये संवैधानिक उसूल बढ़ाना ये बहुत जरूरी है जी। इसके अलावा आपने जो 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद जो बलात्कार कानून बना था उसके लिए इसमें खास मेंशन है कि उसके लिए आपको रिकग्नाइज किया गया, और मैरिटल रेप का जो कानून है, तो वो मुद्दे हैं और औरतों से जुड़े मुद्दे हैं जिन पर खास करके आपका फोकस रहा है। हमें जिस रीजन के लिए रिकग्नाइज किया वो एक्चुअली एक पहले वाले प्रोफाइल में है। ये वाला प्रोफाइल थोड़ा सा मतलब अपनी जगह है। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए हाँ, हमने कई लोगों से जुड़ के काम किया है और कानून अच्छे बन गए हैं, लेकिन इन कानूनों पर एक तो इनको लागू करना और जारी करना ये बहुत जरूरी है, और ये बहुत धीरे हो रहा है।
और दूसरी चीज है कि जो मैरिटल रेप का जो मामला है उसमें स्प्लिट बेंच था और एक बेंच ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमारे फेवर में दिया है और दूसरे ने नहीं, तो ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन जितने लोग इससे जुड़े उतना ही उतनी ही ताकत होगी इस लड़ाई में। जी जी, शुक्रिया आपका करुणा हमसे बात करने के लिए। करुणा नंदी को उन 100 लोगों में जगह मिली है जिन्हें इन्फ्लुएंशियल लीडर्स टाइम की जो मैगजीन की जो लिस्ट है उसमें इन्हें शामिल किया गया है अपने काम के लिए। तो 5 की बात में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, समकालीन अंग्रेजी साहित्य की दुनिया का जाना पहचाना नाम अमिताभ घोष। उनकी ये किताब आई है महापर्वत करके, और आपको बता दूं कि ये किताब पहले भी लिखते रहे अमिताभ सर, लेकिन उनकी किताबों के सबसे बड़ा गुण है कि जो आज जो कुछ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों पर उन्होंने चर्चा की है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपके 2 नॉवेल सुंदरबन पे भी हैं, हंगरी टाइड और गन आइलैंड। आपको क्या लगता है कि हमारे समय के सबसे बड़े संकट से सारी दुनिया बेईमानी कर रही है? क्लाइमेट चेंज की बात करें। हाँ, एकदम। मुझे तो एकदम ही ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं आजकल, ये कहा जा सकता है कि हम एक कैटास्ट्रोफी के निकट जा रहे हैं। ये तो हम सब देख सकते हैं आजकल। ये हमारे देश में इतना बड़ा एक हीट वेव हो गया है। मैं अब इटली से बात कर रहा हूँ आपके साथ। यहाँ भी एकदम एक कैटास्ट्रोफी चल रहा है। इनके सबसे बड़ा नदी जो है रिवर पो में अब पानी नहीं है। ये अब किसी जगह में 6-7 महीने से कोई बारिश नहीं हुआ है। सारा दुनिया में अब जो हो रहा है ये एकदम एक कैटास्ट्रोफी कहा जा सकता है। मैं देख रहा था इथोपिया की कुछ तस्वीरें देख रहा था, एकदम बारिश नहीं है, जानवर मर रहे हैं, आदमी जो है वो बेहाल है। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है सर? ये तो हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये तो हम सभी जानते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग हमें बताए हैं, सिर्फ अभी नहीं, 30-40 साल से वो हमें बता रहे हैं कि ऐसे चलने से एकदम एक कैटास्ट्रोफी ही होगा हमारे देश में, अब सारा पृथ्वी में। तो यही हम देख रहे हैं। अब ये 30-40 साल का जो फल है यही हम अब भोग कर रहे हैं। आपने एटमी काउंटडाउन पर भी किताब लिखी है। यूक्रेन और रशिया में जो हो रहा है, बार बार एटमी अटैक की बात हो रही है, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता है कि वहां कोई एटॉमिक अटैक होगा, क्योंकि ये जो सारे कॉन्सिक्वेंसेस है ना, ये वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। हालांकि सिचुएशन बहुत ही खराब है वहां, लेकिन मुझे तो अभी नहीं लगता है कि कोई एटॉमिक अटैक होगा। देखिए, जब भी पाकिस्तान और इंडिया में कोई प्रॉब्लम होता है, सभी कहते हैं एटॉमिक अटैक होगा, लेकिन कभी तो हुआ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ यूक्रेन में कुछ होगा। जो हो रहा है, जो असल प्रॉब्लम है, वो ये है कि यूक्रेन को कहा जा सकता है कि ये है दुनिया का ब्रेड बास्केट। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत बड़ा फूड शॉर्टेज आ रहा है। इसीलिए तो इंडिया से वो गेहूं का एक्सपोर्ट तो बंद हो गया है। और यूक्रेन से अगर कोई व्हीट नहीं आएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा बहुत सारा दुनिया में। आप जैसे लेखक जो है युवा लेखकों के लिए आदर्श माने जाते हैं, आप उनको क्या राय देंगे? क्या इन जिस सब्जेक्ट पे आप लिखते हैं, क्या उस पर लिखने का वो जोखिम उठा सकते हैं? हाँ, और बहुत सारे लिख भी रहे हैं आजकल। मैं तो जरूर कहूंगा उनको कि देखिए पृथ्वी का क्या मुश्किलात है आजकल। कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम्स है, एक तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है वातावरण की, और फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज, वाटर शॉर्टेज, सी लेवल राइज, कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसको तो मानना चाहिए और लिखना चाहिए।
आपने जो इन सब किताब चीज़ों के लिखी है बारे में। महापर्वत, छोटी सी किताब है लेकिन इसको पढ़ के मैं हिल गया। जिस ढंग से आपने इसमें वर्णन किया है वो अपने आप में दिल दहलाने वाला है। कुछ इस किताब के बारे में बता दीजिए। अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, मुझे असल में इसको मैं ये लिखा था पहले एक कलेक्शन के लिए, जो बहुत सारे पृथ्वी का बहुत सारे एक्सपर्ट्स है वो भी लिखे हैं, और उसमें मैं सोचा कि मैं क्या लिख सकता हूँ, तो अंत में एक छोटा सा कहानी लिखा मैं। इस कहानी में आप कह सकते हैं कि इसको एक मेटाफर या पैराबल कह सकते हैं, हमारे अब इतिहास में जो हो रहा है और जब हालन जो हो रहा है इसके बारे में, जिसको एंथ्रोपोसीन कहा जाता है अंग्रेजी में। बहुत अच्छा सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। अमिताभ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी ये किताब मैं उम्मीद करता हूं हर उन लोगों को पढ़ना चाहिए जिसको जरा भी अपने वातावरण का ख्याल है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वक्त है छोटे से ब्रेक का। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त कर दिया है। राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो ने सिंगला को गिरफ्तार किया है। उन पर विभागीय ठेकों में 1% कमीशन मांगने का आरोप है। भगवंत मान ने इस पर बयान देते हुए कहा कि 1% भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।